हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्लास 8 सिविक्स वीडियो चैप्टर 3। ये क्लास 8 का सिविक्स का वीडियो है चैप्टर 3। चैप्टर का नेम है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। तो हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जो इंडिया है। यहाँ पे डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि किस तरह से डिसीजन बनाने में एक आम जनता का योगदान क्या होता है, किस तरह से उनके आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किस तरह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो हम सिटीजन्स के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। देखो बेटा, जो भी गवर्नमेंट बनती है वो हम और आप ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप 18 के हो जाएंगे तो हम और आप जो वोट करते हैं, जो इलेक्शन जो वोट डालते हैं, उन्हीं से ये गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों का भी, इन लोग जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी चीज़ें तैयार करते हैं, उसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा आइडिया और हम लोगों के भी बहुत बड़े सब कुछ होता है, ठीक है। जैसे हमारे भी आइडियाज़ को उसमें शामिल किया जाता है, हमारे भी क्या हम चाहते हैं उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। आगे देखिए, इन दिस एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वो जो एलिमेंट होता है, मतलब कि पार्लियामेंट का सबसे अच्छा जो मतलब पार्लियामेंट को एक इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए, तो उसका सबसे बेस्ट एलिमेंट क्या होता है कि उसकी नज़रों में हर एक व्यक्ति समान है और हर एक व्यक्ति के जो विचार हैं वो समान होंगे, मतलब कि सबके विचारों को समान अधिकार मिलेगा। इस चैप्टर में वी विल ट्राई टू सी, हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे कि हाउ द पार्लियामेंट अनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। किस तरह से जो पार्लियामेंट है वह देश में रहने वाले सिटीजन्स के जो आइडियाज़ होते हैं उसको इन्वॉल्व करती है किसी भी रूल रेगुलेशन को बनाने में, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डिसीजन मेकिंग में, कोई भी डिसीजन बनाने में जो आम जनता का योगदान होता है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन की फीचर होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड था कंट्रोल द गवर्नमेंट। यहाँ पे कंट्रोल द गवर्नमेंट का अर्थ ये था कि गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न ले उसमें आम जनता के विचारों को भी शामिल करे, ठीक है। और ऐसा ना हो, यहाँ पे कहने का अर्थ ये भी है कि ऐसा ना हो कि जो आप लीडर चूज़ करते हैं वह आपके इच्छाओं को डिनाई करे, शामिल ना करे और अपने लोगों की इच्छाओं को ही शामिल करे। तो यहाँ पे कंट्रोल का मतलब इतना था। आइए आगे देखिए, यहाँ पे है कि वाई शुड पीपल डिसाइड, ठीक है। पीपल कैसे डिसाइड किया, लोगों को कैसे डिसाइड करना चाहिए। इंडिया एज़ वी नो बिकम इंडिपेंडेंट। इंडिया जो है हमारा कब इंडिपेंडेंट बना था, 15 अगस्त 1947 को बना था। और काफ़ी लंबे और डिफ़िकल्ट स्ट्रगल के बाद ही लोगों को यहाँ पे इंडिपेंडेंट मिली थी। बहुत सारे वेरियस बैकग्राउंड के लोग इस स्ट्रगल में शामिल हुए थे, ठीक है, फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये कब की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहा है। अंडर कॉलोनियल रूल जब आता है तो ब्रिटिश रूल रहता है। तो अंडर कॉलोनियल रूल जो था, पीपल हैड लाइफ, जो इन लोगों के शासन में, ब्रिटिश शासन में जो लोग लाइफ अपनी जीते थे काफ़ी डर के जीते थे, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन इनके बनाए हुए ऐसे थे जिससे कि आम जनता, हमारे इंडियंस रेडी नहीं थे और उन्हें हमेशा एक ख़तरा रहता था कि अगर वो कुछ भी इनके अगेंस्ट करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इनको पनिश कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। लेकिन जैसे जैसे फ्रीडम मूवमेंट हुआ, मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ या स्वतंत्रता जो आंदोलन चलाए गए, ये सब चीज़ें चेंज होती चली गई ना। फिर जो नेशनलिस्ट थे, हमारे जो राष्ट्रीय जो आंदोलन लड़े थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और इस क्रिटिसाइज में बहुत से लोगों की जान भी गई थी। और जैसा कि देखिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कि एक इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेचर में, मतलब कि जो पार्लियामेंट हो उसमें इनकी तरफ से भी, इंडियन की तरफ से भी एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो हम आम जनता को बजट के बारे में बता सके और हम जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दे सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो 1909 में कुछ इनकी बातों को सुना गया था, इनको अलाउ किया गया था कि रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके। लेकिन हुआ क्या कि वो जो था वो मतलब ब्रिटिशर्स का ही ज़्यादा रिस्पॉन्स करता था, उनके प्रति ही ज़्यादा वो सही था।
और हम इंडियंस को के विचारों को हमारे हर चीज़ों को डिनाई करता था, ठीक है। और उस समय जो ये बना था मतलब कि स्वतंत्रता के पहले की बात बता रही हूँ, तो उस समय क्या था ना कि सभी एडल्ट को अलाउ भी नहीं था वोट करने के लिए, और नहीं उन्हें अलाउ था कि हर एक डिसीजन में अपने आइडियाज़ को देने के लिए, ठीक। आगे देखिए, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज व्हेन वाज द पार्टिसिपेट ऑफ द डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड। तो जब फ्रीडम फाइटर जो थे, फ्रीडम फाइटर्स हमारे, जब स्ट्रगल वगैरह ये सब हो रहा था, संघर्ष वगैरह, तो फिर भी उनके माइंड में एक चीज़ें हमेशा परेशान करती थी कि ये ऐसा कभी हो पाएगा या कभी ऐसा होगा कि जो भी डिसीज़न बनाया जाएगा पार्लियामेंट की तरफ से उसमें हर एक सिटीजन्स का इन्वॉल्व होगा, ठीक है। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री इंडिया। मतलब उनका कहना था कि जैसे जैसे हम फ्री हो जाएंगे तो क्या उस फ्री इंडिया में हर एक व्यक्ति के डिसीज़न को, विचारों को माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि उसके पास, वो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है तो वो जो भी चाहे वो कर सकती है, ठीक है। तो इनका कहना था कि जो गवर्नमेंट होती है उसे सभी व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए भी सेंसिटिव होना पड़ता है, या होना चाहिए उनकी ज़रूरतों के प्रति और उनके डिमांड के प्रति। द ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। उसके बाद जैसे ही हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम मिला, तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल आया, मतलब नियम आया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि दैट, और इसका मतलब हुआ कि जितने भी एडल्ट हों 18 एंड 18 अबव, 18 या 18 साल से ऊपर के जितने भी लड़के लड़कियां हों, बच्चे हों, एडल्ट हों, उनको एडल्ट कहा जाएगा, उन्हें वोट करने का अधिकार मिलेगा, ठीक। आगे देखिए, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो मेन पॉइंट होता है वह होता है डिज़ायर, अप्रूवल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, या जैसे कि किसी की भी सरकार हो, अगर उस सरकार में एक आम जनता अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, ठीक है। और इट इज़ अ डिसीजन ऑफ पीपल डैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये लोगों का डिसीजन ही होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाएंगे ना, और उसके अनुसार काम करेंगे। देखिए, जितने भी लीडर हैं ये आपके वोट से ही बनते हैं, हमारे आपके वोट से ही बनते हैं। अगर हम और आप इनको चूज़ नहीं करेंगे तो इनको इतने वोट नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अपने लीडर को चुनिए तो बहुत सोच समझ के चुनिए। इसीलिए किसी भी देश का चाहे एक इंडिविजुअल नागरिक हो, एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो पूरा सिटीज़न ही क्यों ना हो, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि चुनाव के समय, इलेक्शन के समय जो लीडर होते हैं वो घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट क्यों मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें 100 वोट चाहिए और अगर उनमें से 99 वोट ही मिले, उनमें से एक वोट उनको नहीं मिला, ठीक है, तो वो अपोजिशन पार्टी में आ जाएंगे, उनकी रूलिंग पार्टी नहीं बनेगी, उनकी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। और यही जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो मतलब हम लोग होते हैं, हम लोग लीडर को कैसे चूज़ करते हैं, भाई उन पर भरोसा करते हैं इसलिए उनको चूज़ करते हैं, ठीक। आगे देखिए, हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, कि कोई भी अपना अप्रूवल कैसे दे सकता है गवर्नमेंट को। देखिए, वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शन से हो सकता है। जैसे कि आप जिस लीडर को चूज़ करेंगे, इसका मतलब यही है ना कि आप उसके विचारों को, उसके आइडियाज़ को पसंद करते हैं। पीपल वुड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट में के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करता है। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसके बाद जो मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसके पास वोट ज़्यादा होती है, वो गवर्नमेंट बनता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मीटअप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, जो पार्लियामेंट है वो सभी रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ मिला के तैयार होती है और कंट्रोल और गाइड्स तैयार होती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इन दिस सेंस पीपल थ्रो देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, और इस तरह से जिस रिप्रेजेंटेटिव के पास अधिक वोट होता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये जो आपका सबसे ऊपर वाला है ये पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद है। यहीं पे कोई भी नियम कानून सबसे पहले यहीं पे बनते हैं, पार्लियामेंट, संसद में, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, राज्यसभा है। ये राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे टोटल मेंबर कितने होते हैं, 245 होते हैं, ठीक है।
और चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब मेन इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, ये है लोकसभा। इसके मेंबर कितने होते हैं, 545, और ये किसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड होता है, स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए द रोल ऑफ द पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principle of democracy. 1947 के बाद जो इंडियन पार्लियामेंट बनी उसमें लोगों का क्या हुआ, विश्वास बन गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो देश था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था ना, और डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि हर एक आम जनता के विचारों को भी माना जाता है और सुना जाता है। These are participation by people in the decision making process, मतलब डिसीजन बनाने में इनके आइडियाज़ को लिया जाने लगा ना। द पार्लियामेंट आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर, इनके पास बहुत पावर होती है पार्लियामेंट के पास, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके होते हैं, पीपल द्वारा ही चूज़ किए गए होते हैं। इलेक्शन टुडे पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज देयर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट का भी जो इलेक्शन होता है उसी तरह होता है जैसे कि स्टेट का होता है। द लोकसभा यूजुअली इलेक्टेड वंस इन, मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल में एक बार होता है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज एज सो इन द मैप में था। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट 1% ऑफ पार्लियामेंट, कहने का मतलब है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर को चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट में, मतलब नागरिक पार्लियामेंट का एक सदस्य बनने के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो भी लोग होते हैं वो अलग अलग पार्टीज़ के भी हो सकते हैं, भले उनके हाथ में सत्ता ना हो, भले वो राष्ट्रपति या मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक एरिया के जो एमएलए होंगे, जो मेंबर होगा पार्लियामेंट का, उसके पास इतना अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट पे जाके किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि एक यहाँ पे क्या है कि वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैंने बताया ना कि जो भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर इलेक्ट होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो इनको एमपी बोला जाता है, एमपीज़। तो दीज एमपीज़ टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, ये सभी जो एमपीज़ होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट को बनाते हैं। एक बार जब इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का तो उसके बाद पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होने के बाद इन सब कार्य को इन लोगों को करना होता है, फंक्शंस को। आगे देखिए, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना होता है। जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो कौन कौन होता है, उसमें प्रेसिडेंट है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर होती है। सो जो ये दिखाता है कि कितने सारे एमपी बिलोंग कर रहे हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, ठीक है, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, ठीक है, बसपा हो, हर एक पार्टी से कितने एमएलए चूज़ किए गए हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज़, मतलब कि हर एक पार्टी से अधिक मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितने अधिक जिस पार्टी के रहेंगे, मान लीजिए अगर बीजेपी के 500 रहे, एसपी के 439 थे, इनके हैं 450 हैं, तो सबसे ज़्यादा एमपीज़ किसके बने हैं, कितने ज़्यादा किसके बने, बीजेपी की, तो इनके पास रूलिंग पावर रहेगी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन, मतलब कि 543 लोगों को इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट समझते हैं ना, इलेक्शन के थ्रू होते हैं, और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड किए जाते हैं मेंबर्स इन लोकसभा। ठीक है, एंग्लो इंडिया मतलब वो इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं। तो टू हैव अ मेजोरिटी, अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर। अब देखिए मेजोरिटी कैसे होगी, जब इसका हाफ नंबर होगा, मतलब कि 543 होने चाहिए इलेक्टेड। ठीक है, तो 543 का अगर हम 272 देखते हैं तो 272 हमें होने चाहिए, तब मतलब जिस पार्टी के पास 272 होंगे या इतने होंगे या इससे ज़्यादा होंगे उसकी मेजोरिटी होगी। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ अ फॉर्म बाय द ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, जो अपोजिशन होते हैं वो सभी अदर पार्टीज़ मिलके बनाते हैं जो रूलिंग पार्टी के बाद आते हैं। ठीक है, और द लार्जेस्ट अमाउंट्स, और जो सबसे ज़्यादा, मतलब कि जैसे मान लीजिए बीजेपी के पास 272 सीट्स थी ना, और बाकी इसके पास बीएसपी के पास थी,
बीएसपी के पास थी 200 ना, और बाकी मान लीजिए सपा के पास थी सिर्फ 180 ना। तो इनके बाद इन्हीं का नंबर था ना बीएसपी का, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बन जाएगी अपोजिशन पार्टी। ठीक, आगे देखिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड चैप्टर वाइज ए ग्रुप ऑफ पर्सन। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कुछ लोगों का ग्रुप होता है, हु वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं क्या, टू इम्प्लीमेंट द लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, मतलब सुधार करने में, मेड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कहने का है पार्लियामेंट जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वह इन्हीं एग्जीक्यूटिव द्वारा एक बार साइन मतलब देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, किसी आम जनता के विचारों को निगलेक्ट तो नहीं किया गया है। आगे देखिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, वो रूलिंग पार्टी का जो रहता है वो लोकसभा का लीडर होता है। फॉर्म द एमपीज़ हु बिलोंग टू हर पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वह लीडर मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है अपने साथ काम करने के लिए और इम्प्लीमेंट डिसीजन के लिए चूज़ करता है। दीज मिनिस्टर्स दैन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं वो चार्ज लेते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, मतलब कि अलग अलग एरिया में काम करने के लिए। मतलब जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर चूज़ किए जाते हैं ना, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर चूज़ किए जाते हैं, तो ऐसे ही अलग अलग मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है ताकि वो अपने कार्य को कर सके और प्राइम मिनिस्टर भी अपने काम को स्मूथली कंप्लीट कर सके। तो बेटा बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, ओके, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।